सो गाइस पार्ट 1 फिनिश करने के बाद अब आप आ गए हैं पार्ट 2 पे। और आज के इस वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। और ये जो नेक्स्ट 14 क्वेश्चन है ये सिर्फ 3 चैप्टर्स के हैं। कौन से 3 चैप्टर्स? पहला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दूसरा डिप्रिसिएशन और तीसरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को जरूर मिलते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है कि तीनों क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। और अगर ये तीनों चैप्टर से क्वेश्चन पेपर में आता है तो ये आपके पूरे पेपर का लगभग 20 से 25 नंबर का पेपर बन जाता है। वरना आप मिनिमम 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करके ही चलिए, और अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। तो इसका मतलब आज का ये वीडियो आपको 20 नंबर दिलवा सकता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि ये सीधा क्वेश्चन नंबर 15 से क्यों स्टार्ट हो रहा है, तो मैं पहले ही बता दूं, हम अपने पहले 14 क्वेश्चन पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के अंदर हमने 14 क्वेश्चन कवर करे थे 6 चैप्टर्स में से। पार्ट 2 में हम कवर करने जा रहे हैं अगेन 14 क्वेश्चन, लेकिन ये 14 क्वेश्चन सिर्फ 3 चैप्टर्स से हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि हमारा सबसे पहला चैप्टर है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए मैंने पार्ट 1 में भी यही बात बोली थी और मैं पार्ट 2 में भी आपको यही बात बोलूंगा। चैप्टर में से क्वेश्चन सेलेक्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि ये सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि आपके ये क्वेश्चंस करके सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाए और आपको पूरे चैप्टर का एक फाइनल टच मिल सके, राइट। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मेरा, वो ये कहता है व्हेन निक्की लिमिटेड निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड अ बैंक स्टेटमेंट, अरे जूम क्यों हो गया भाई इतना, ओके, व्हेन निक्की एंड कंपनी रिसीव्ड द बैंक स्टेटमेंट showing a favorable balance of 10,39,200 for the period ended 30th June 2022. This did not agree with the balance in the cash book. इसका मतलब यह है कि जब वो अपने पासबुक से अपने कैश बुक के बैलेंस को चेक करता है तो वो मैच नहीं कर पाती। एग्जामिन करने के बाद उसे पता लगता है। अब सबसे पहली बात ये हो गया कि ये बैंक स्टेटमेंट का फेवरेबल बैलेंस है 10,39,200। तो ये यानी कि ये पासबुक का बैलेंस है। बेटा आज की डेट में पासबुक के बदले जो वर्ड यूज होता है बीआरएस के क्वेश्चंस में, वो बैंक स्टेटमेंट यूज होता है। क्योंकि पासबुक पहले चलती थी, अब पासबुक बहुत कम चलती है, उसके बदले लोग बैंक स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो क्योंकि ये फेवरेबल बैलेंस है तो हम इसको प्लस कर देंगे। अब इसके बाद हमने जो सोचना है पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आर डिपॉजिट ऑफ रुपीज 3,09,200 रुपए पेड ऑन टू बैंक हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक अंटिल 1 जुलाई। बेटा हमने डिपॉजिट कर दिया था यानी कैश बुक में प्लस हो गया था, बट पासबुक में 1 जुलाई तक प्लस नहीं हुआ। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर पासबुक, तो इसको प्लस कर देंगे, तो ये 3,09,200 प्लस हो जाएगा। ऑन 30th मार्च कंपनी एक हायर परचेज एग्रीमेंट में जाता है। बेटा हायर परचेज एग्रीमेंट होता है जहां पर कंपनी को इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती हैं एक एसेट्स को खरीदने के लिए। तो कंपनी ने इंस्टॉलमेंट पे करने की जिम्मेदारी दे दी बैंक को और कहा कि हर 10 तारीख को 3 लाख रुपए पे कर देना। और ये एग्रीमेंट कब हुआ? 30 मार्च। बेटा 30 मार्च के बाद पहली 10 तारीख आएगी 10 अप्रैल को, फिर 10 मई को और फिर 10 जून को, उसके बाद 10 जुलाई को आएगा। पर हम ये 30 जून तक बना रहे हैं तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई? 3। पहली कौन सी? 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, राइट। अब 3 इंस्टॉलमेंट यानी कि 9 लाख रुपए बैंक ने पे कर दिए, बट ये एंट्री कैश बुक में अभी तक पास नहीं हुई है। तो इसका मतलब पासबुक में 9 लाख रुपए माइनस हो गए, कैश बुक में 9 लाख रुपए माइनस नहीं हुए, तो हम एज पर पासबुक कर रहे हैं तो 9 लाख रुपए प्लस कर देंगे। तो बेटा यहां पे 3 लाख इंटू 3 यानी कि 9 लाख रुपए पासबुक में प्लस हो गए। इसके बाद एक कस्टमर है फर्म का जिसने कैश डिस्काउंट मिला है जिसको 4% 4 लाख के ऊपर। बेटा 4 लाख के ऊपर 4% कैश डिस्काउंट मिला, इसका मतलब उसने हमें 3,84,000 रुपए पे करे होंगे, 16,000 का उसको डिस्काउंट मिल गया। उसने फर्म को चेक दिया 12 जून को, कैशियर ने। बेटा 12 जून को चेक दिया तो ऑब्वियसली अभी तक क्लियर हो चुका होगा, तो पासबुक में 384 प्लस हो गए। बट जो हमारा कैशियर है उसने कैश बुक में पूरे के पूरे प्लस कर दिए 4 लाख रुपए। अब बेटा कैश बुक में प्लस हो गए 4, पासबुक में प्लस हुए 384। हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर पासबुक, तो 16,000 रुपए ऐड करेंगे, तो इसमें 16,000 रुपीज ऐड हो गए। देन इसके बाद बैंक चार्जेस 3,000 रुपए कैश बुक में एंटर नहीं है। बेटा पासबुक ने 3,000 रुपए माइनस कर दिए, बट कैश बुक में अभी तक माइनस नहीं हुए। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर पासबुक, तो ये 3,000 रुपए प्लस हो जाएंगे, राइट। इसके बाद 28 जून को एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिए बैंक में पैसा। बेटा कस्टमर डायरेक्टली बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन कैश बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं है। तो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर पासबुक, तो माइनस कर देंगे ये 4 लाख रुपए।
फिर 11,200 रुपए पेड इनटू द बैंक, एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बेटा 11,200 रुपए बैंक में पे करे, कैश बुक में भी प्लस हो गया, पासबुक में भी प्लस हो गया, बट कैश बुक ने 2 बार प्लस कर दिया। ओहो, ये तो गलती है, पर क्या है, फिलहाल हमें बीआरएस बनाना, हम इस पर पासबुक कर रहे हैं, तो हम भी 11,200 प्लस कर देंगे। इसके बाद 11 लाख रुपए अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, A debit of 11 लाख रुपए appeared in the bank statement for an unpaid check, मतलब एक चेक था जिसके पेमेंट नहीं आ पाई, जिसकी वजह से 11 लाख रुपए डेबिट हो रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में। बेटा बैंक स्टेटमेंट का डेबिट होता है माइनस, इसका मतलब बैंक स्टेटमेंट में 11 लाख रुपए माइनस हो गए हैं, जो कि रिटर्न मार्क्ड आउट ऑफ डेट, और वो आउट ऑफ डेट था, उसको रिटर्न हो गया। बेटा चेक जो था उसको रीडेट करके बैंक में 5 जुलाई को डिपॉजिट कर दिया, इसका मतलब कैशियर ने उसको अपनी कैश बुक में माइनस नहीं किया, बट पासबुक में तो माइनस हो गया। तो अब पासबुक में इसे वापस एज पर पासबुक कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे। तो बेटा ये हमारा बीआरएस बन जाएगा, जहां पर हमने सबसे पहले क्या किया, अच्छा चलो अब हम टोटल करते हैं, टोटलिंग का खेल खेलते हैं। हमारे पास 10,39,200 प्लस में था, 1039,200 प्लस में था, ठीक है जी। इसके बाद 3,09,200 प्लस किया, 309200। इसके बाद 9 लाख रुपए प्लस किया। बेटा आई होप आपके पास कैलकुलेटर अभी है, आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं। इसके बाद मैंने 16,000 रुपए प्लस करे, प्लस 16,000। इसके बाद मैंने 3,000 रुपए प्लस करे, प्लस 3,000। इसके बाद मैंने 4 लाख रुपए माइनस करे, माइनस 4 लाख। इसके बाद मैंने 11,200 प्लस करे, प्लस 11,200। इसके बाद मैंने 11 लाख रुपए प्लस करे, प्लस 11 लाख। बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है 29,78,600 रुपीज। तो ये क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है तो एज पर कैश बुक होगा, और बैलेंस एज पर कैश बुक हो जाएगा क्योंकि प्लस साइड ज्यादा है। तो 29,78,600 हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया। डन है जी। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। अब मैं बड़ा क्वेश्चन नंबर 16 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में ये कहता है कि नील की बैंक अकाउंट में जो बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक है, मतलब कैश बुक का बैलेंस ओवरड्रॉन है 8124। इसका मतलब एज पर कैश बुक अगर आप क्वेश्चन करोगे तो आप माइनस साइड पे लिखोगे 8124, ठीक है जी, 8124। दिस इज ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऑन द सेम डेट बैंक का बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। बेटा पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसको हम प्लस का बैलेंस बोलते हैं, तो पासबुक के प्लस का बैलेंस है 41,516 रुपीज। अब ये आंसर हमें फाइनली लास्ट में जाके लाना है, आ जाएगा। ओके अब बेटा हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर कैश बुक। अब ये कहता है एक चेक है 26,28,000 का जो डिपॉजिट हुआ था 29 सितंबर को, मतलब कैश बुक में प्लस हो गया तो 29 सितंबर को, बट पासबुक ने क्रेडिट दिया है 3 अक्टूबर को, मतलब 30 अक्टूबर तक नहीं था, 30 सितंबर तक नहीं था। अब एज पर कैश बुक कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, तो बेटा ये 26,28,000 रुपए माइनस साइड पे आ जाएगा। तो अभी हमारा 8124 माइनस है और फिर 2628 माइनस हो जाएगा। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, कैलकुलेटर हाथ में रखो, 8124 माइनस में लिखो और 26,28,000 भी माइनस में लिखो। मैं अभी अपने कैलकुलेटर पे लिख लेता हूं, ठीक है जी। तो 8124 माइनस में माइनस 8124 माइनस 26,28,000, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। एक 32,000 रुपए की चेक से पेमेंट करी जो कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गई, मतलब पासबुक ने पेमेंट करी 1 बार, कैश बुक ने कर दी 2 बार। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं एज पर कैश बुक, तो वापस प्लस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 32,000 रुपए, 32,000 प्लस हो गए। चलो जी आगे। इसके बाद 29 सितंबर 2019 को बैंक ने क्रेडिट किए हैं 2,34,800 कि एक कस्टमर से पैसा आया। बेटा बैंक ने क्रेडिट मतलब पासबुक में प्लस हो गया बट कैश बुक में नहीं हुआ। अब एज पर कैश बुक कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे, ये 2,34,800, 2,34,800 प्लस कर दिया। इसके बाद बैंक चार्जेस थे 1,160 जो कैश बुक में एंटर नहीं है, पासबुक में माइनस हो गए, कैश बुक में नहीं हुआ, एज पर कैश बुक है तो माइनस करेंगे 1,160। 6 सितंबर को बैंक ने गलती से 40,000 रुपए क्रेडिट कर दिए। बेटा बैंक ने गलती से क्रेडिट कर दिया मतलब बैंक ने प्लस कर दिया, बैंक ने प्लस कर दिया तो अब हम भी प्लस कर देंगे, तो ये प्लस साइड पे आ जाएगा 40,000 रुपए। इसके बाद एक 2,80,000 रुपए का एक बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। बैंक से बेटा बिल डिस्काउंट करवाया तो मतलब हमारे को पूरे पैसे मिल गए थे। अब वो बिल डिसऑनर हो गया। बेटा बिल डिसऑनर हो गया तो पासबुक में माइनस हो गया, हमने कैश बुक में नहीं किया, एज पर कैश बुक है तो 2,80,000 रुपए माइनस करेंगे। इसके बाद बेटा एक चेक इशू किए थे, मतलब कैश बुक में प्लस हो रखा था, पासबुक में प्लस नहीं हुआ तो पासबुक एज पर कैश बुक प्लस कर देंगे 26,52,000 रुपए। बेटा मेरा आंसर 41,516 आ रहा है और वो भी प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है। बट इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट ये है कि इस क्वेश्चन में आपको बनानी है एडजस्टेड कैश बुक। देखो करना वही है जो मैंने अभी तक किया है, यानी प्लस को प्लस माइनस को माइनस ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं आया।
सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। अब वो कैसे? सबसे पहले ये जो 8124 है ये बैलेंस बीडी बन जाएगा आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाके क्रेडिट साइड पे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है। इसके बाद ये 26,28,000 बीआरएस में जाएगा। बीआरएस में कहां पे जाएगा? माइनस में, क्योंकि ये एंट्री टाइमिंग डिफरेंस है, फ्यूचर में जाके अपने आप रिवर्स हो जाएगी। बेटा ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, तो ये कहां जाएगा? प्लस साइड पे, क्योंकि डेबिट साइड पे, क्योंकि इसमें गलती कैश बुक की है। इसके बाद ये भी एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि इसमें भी गलती कैश बुक की है, कैश बुक को रिकॉर्ड करना चाहिए था। बेटा ये भी एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि यहां पे बैंक चार्जेस कैश बुक को रिकॉर्ड करने हैं, तो ये क्रेडिट साइड पे जाएगा क्योंकि माइनस हो रहा है। यहां पर बैंक की गलती है तो ये बीआरएस में जाएगा। बेटा बीआरएस में ये कौन सी साइड पे जाएगा? ऑब्वियसली प्लस साइड पे। ठीक है। इसके बाद ये 2,80,000 रुपए बैंक कैश बुक की गलती है, क्योंकि कैश बुक ने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो ये जो है ये जाएगी आपकी एडजस्टेड कैश बुक में। कौन सी साइड पे? माइनस साइड पे, मतलब क्रेडिट साइड पे। और चेक इशूड ये जाएगा आपका बीआरएस में, कौन सी साइड पे? प्लस साइड पे। राइट। अब बेटा देखो ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूं। 8124 क्रेडिट साइड पे आ गया। ठीक है। फिर इसके बाद 32,000 डेबिट साइड पे आ गया। 32,000 डेबिट साइड पे आ गया। फिर इसके बाद 2,34,800 डेबिट में, 1,160 क्रेडिट में। 2,34,800 डेबिट में, 1,160 क्रेडिट में। इसके बाद 280 क्रेडिट में और 280 क्रेडिट में। इसके बाद 280 क्रेडिट में। बेटा इसके बाद 22,484 आपका डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी बच गया। जो डेबिट साइड पे बैलेंस सीडी बचता है उसको हम बोलेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आ गया। उसके बाद इसमें 3 एंट्रीज को एडजस्ट किया। कौन कौन सी 3 एंट्री? एक पहली 26,28,000, एक ये बैंक की गलती 40,000 और एक ये 26,52,000। हमारा फाइनल आंसर 41,516 आ जाएगा। इज दैट क्लियर? बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया 16, जहां पर हमें एडजस्टेड कैश बुक क्वेश्चन में ही बनाने को बोला था। अब मैं आया क्वेश्चन नंबर 17 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 31 मार्च का है, और यहां पर जो बैलेंस दे रखा है वो कैश बुक का दे रखा है 98,700। बेटा अगर क्वेश्चन 31 मार्च का हो और बुक्स भी 31 मार्च को ही क्लोज हो रही हैं, और उसी दिन का बैलेंस अगर आपको कैश बुक का दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनानी है। तो देखिए नीचे आंसर में एडजस्टेड कैश बुक बनी हुई है। ऑल्दो क्वेश्चन ने सिर्फ बीआरएस बनाने के लिए बोला था, लेकिन हमें एडजस्टेड कैश बुक बनानी पड़ेगी अगर 31 मार्च को ही हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है तो। ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है? सबसे पहले ये बैलेंस जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में, क्योंकि ओवरड्राफ्ट है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। अब वो ये कहता है टोटल चेक्स थे 8900 के, जो 27 मार्च को इश्यू करे थे, मतलब कैश बुक में 8900 माइनस हो गए, जिसमें से 7400 के प्रेजेंट हुए हैं 31 मार्च के बाद, और 1500 का तो प्रेजेंट ही नहीं हो पाया। तो बेटा इसका मतलब यह है कि 8900 के चेक हमने डिपॉजिट करे थे, इश्यू करे थे, तो हमने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिए थे, बट पासबुक में वो 31 मार्च तक प्रेजेंट नहीं हुए। बेटा उसके बाद हुए नहीं हुए, डिसऑनर हो गया, क्या हुआ, उससे बात का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल उस दिन तक की बात करें, 31 मार्च तक की, तो 31 मार्च तक कुछ नहीं हुआ। अब एज पर कैश बुक है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एज पर कैश बुक है तो 8900 प्लस हो जाएगा। अब देखो ये बाद में तो क्लियर हो ही गए ना, इसमें से जो बाद में क्लियर हो गए हैं ये जाएगा बीआरएस में। ठीक है बेटा, 8900 रुपीज आ गया आपका बीआरएस में। लेकिन नहीं, सुनो बेटा मेरी बात ध्यान से, जो बाद में क्लियर हो गए हैं 7400 ये बीआरएस में जाएगा, लेकिन जो ये 1500 डिसऑनर हो गए हैं ना, ये तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि बाद में डिसऑनर हो गया तो एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, क्योंकि भैया आपको एडजस्ट कर लेना चाहिए इसे। ठीक है। इसके बाद कैश एंड चेक आपने 6800 रुपीज के डिपॉजिट करे थे 24 मार्च को, जिसमें से 2600 के 3 अप्रैल को क्लियर हुए हैं, और 500 रुपए के डिसऑनर हो गए हैं 4 अप्रैल को। इसका मतलब बेटा बाकी सब 31 मार्च से पहले पहले क्लियर हो गए थे। जो क्लियर हो गए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उनसे मतलब है जो क्लियर नहीं हुए। बेटा ये क्लियर नहीं हुए, हमने ऑलरेडी प्लस कर रखे थे क्योंकि हमने डिपॉजिट किया हुआ था, तो ये 2600 रुपए माइनस कर देंगे कहां पे? बीआरएस में। लेट मी शो यू, 8900 में से 7400 बीआरएस में आया हुआ है और 2600 रुपए बीआरएस में आए हुए हैं। बेटा 1500 रुपए एडजस्टेड कैश बुक में आया, और यहां पर भी जो 500 रुपए का चेक डिसऑनर हो गया है वो एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ये देखो एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड पे चेक डिसऑनर्ड आ गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट
बेटा बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक ने, बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों क्रेडिट साइड पे जाएंगे। सर पर इंटरेस्ट तो मिलता है। बेटा इंटरेस्ट चार्ज है, चार्ज मतलब बैंक ने मुझसे इंटरेस्ट लिया है, तो ये दोनों क्रेडिट साइड पे जाएंगे, 35 रुपए और 2860 रुपए, तो ये 2895 रुपए आ गए, देखो प्लस करके। इसके बाद ये कहता है चेक हमने डिपॉजिट किया था किसी और अकाउंट में, हमने किसी और अकाउंट में डिपॉजिट किया था, पर बैंक ने मुझे इस अकाउंट में क्रेडिट दे दिया। बेटा ये गलती मेरी नहीं है, ये बैंक की गलती है कि बैंक ने मेरा ये अकाउंट प्लस कर दिया। बेटा बैंक ने प्लस कर दिया, तो अब हमें एडजस्ट बीआरएस के अंदर इसे फिलहाल एज पर कैश बुक है तो प्लस करना पड़ेगा 1550। तो ये देखो बेटा 1550 रुपए यहां पे आ गया। ओके, देन इसके बाद 800 रुपए का एक चेक हमने ड्रॉ किया था इस अकाउंट पे, हमने तो इसी अकाउंट पे ड्रॉ किया था, पर पासबुक ने किसी और, बैंक ने किसी और अकाउंट में डेबिट कर दिया। मतलब बेटा मैंने तो माइनस इसी अकाउंट में किया था, पर बैंक ने किसी और अकाउंट में माइनस कर दिया, तो अब एडजस्टेड हम ये बीआरएस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बेटा ये 800 रुपए भी बीआरएस में आ जाएगा, ये देखो बीआरएस में आया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद 3500 रुपए का डेबिट, डेबिट मतलब बैंक स्टेटमेंट का डेबिट मतलब माइनस। बेटा 3500 रुपए बैंक में माइनस हो रखे क्योंकि एक चेक डिसऑनर हो गया, लेकिन हमने उसको रीडेट करके वापस बैंक में डिपॉजिट करवा दिया है। बेटा जब रीडेट करके डिपॉजिट करवा दिया है तो फिर वो डिफरेंस टाइमिंग डिफरेंस बन जाएगा, इसलिए वो बीआरएस में आएगा। देन इसके बाद ये कहता है बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया। बेटा बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो ये आएगा एडजस्टेड कैश बुक में डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1000 रुपए। इसके बाद कैशियर ने हमने 4% का डिस्काउंट दिया था 1 लाख पे। बेटा 1 लाख का 4% होता है 4000 रुपए, और 96,000 हमारे अकाउंट में डिपॉजिट हो गए, पासबुक में 96 प्लस हो गए, बट मेरे कैशियर ने पूरे 1 लाख प्लस कर दिए। तो बेटा 4000 माइनस करने, ये भी गलती है, पर ये गलती किसकी है, मेरे कैशियर की, यानी कैश बुक में गलती है, तो कैश बुक में सही करेंगे, कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 4000 आ जाएगा। बेटा इसके बाद ये बैलेंस बीडी आ गया 1,03,595, क्योंकि ये सीडी डेबिट साइड पे आ रहा है तो ये ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक बन जाएगा। इसको ले जाके बीआरएस में लिखेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर आप बताते समय ये बोल रहे थे कि 7400 प्लस होगा, 1550 प्लस होगा, 800 प्लस होगा, और ये दोनों माइनस होंगे, पर यहां तो उल्टा हो रखा है। बेटा क्योंकि मैंने जो आपको फॉर्मेट करवाया है वो प्लस माइनस वाला फॉर्मेट है, जिसमें हम 1,03,595 को माइनस में लिखेंगे और 2600 को भी माइनस में लिखेंगे, 3500 को भी माइनस में लिखेंगे, 7400 प्लस में लिखेंगे, 1500 प्लस 1550 प्लस में लिखेंगे और 800 रुपए प्लस में लिखेंगे। तो बेटा इससे हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। सिर्फ फर्क ये है कि वो 1,03,595 को प्लस में लिख रहा है, तो जो चीजें माइनस होनी चाहिए वो उसको प्लस करेगा और जो प्लस होनी चाहिए वो माइनस करेगा। सिंपल है यार, छोड़ो यार इसका टॉपिक, आप मुद्दा समझो उस हिसाब से जो मैंने आपको करवा रखा है। ओके, अब बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18, बीआरएस का आखिरी क्वेश्चन है। बेटा ये क्वेश्चन पासबुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन डालने का रीजन ये है कि ये क्वेश्चन बड़ा आसान है और ये पेपर में अगर आता है तो सिर्फ 5 नंबर का आता है। कैसे? बेटा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, प्लस होगा, कैलकुलेटर हाथ में रखना। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, बेटा बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया, पासबुक में माइनस हो गया, कैश बुक नहीं हुआ, वापस प्लस कर देंगे। चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, बेटा चेक आया पासबुक में एक बार, कैश बुक में 2 बार प्लस हो गया, तो अब एज पर कैश पासबुक है तो प्लस कर देंगे। बैंक चार्जेस कैश बुक में 2 बार रिकॉर्ड हो गए, पासबुक ने माइनस करे एक बार, कैश बुक ने माइनस कर दिए 2 बार, अब एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्टली बैंक ने पे किया था, पासबुक में माइनस हो गया, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई तो पासबुक में वापस प्लस कर देंगे। बेटा चेक इशू किया था बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, उसने चेक इशू किया था मतलब कैश बुक में माइनस हो रखा था, पासबुक में नहीं हुआ था तो पासबुक में भी माइनस कर देंगे। हमने चेक रिसीव किया था, नॉट सेंड टू बैंक, बैंक में नहीं भेजा, मतलब कैश बुक में प्लस कर लिया बट बैंक में भेजा ही नहीं तो पासबुक में प्लस नहीं होगा, अब एज पर कैश बुक पासबुक है तो प्लस करेंगे 28 लाख। इसके बाद चेक डिपॉजिट किया था बट एंट्री कैश बुक में ही पास नहीं हुई, मतलब पासबुक में प्लस हो गया, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ, अब एज पर पासबुक है तो माइनस करेंगे 12,50,000। बेटा क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम कास्ट शॉर्ट, कास्ट है ये, कास्ट। बेटा इसका क्या मतलब होता है, कास्ट का मतलब होता है टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल शॉर्ट है। बेटा ध्यान से सुनना, ये मैं एक ही बार बता रहा हूं बहुत आराम से। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं किसमें गलती है। बेटा गलती है बैंक कॉलम में, और बैंक कॉलम किसका होता है, कैश बुक का, मतलब कैश बुक में गलती है। कौन सी साइड पे गलती है, क्रेडिट साइड। बेटा कैश बुक की क्रेडिट साइड होती है माइनस, मतलब कैश बुक में माइनस, कास्ट शॉर्ट कम है। बेटा कैश बुक में माइनस कम है। बेटा माइनस का मतलब नीचे जाना होता है और प्लस का मतलब ऊपर जाना। अब कैश बुक में माइनस कम है, पासबुक में माइनस सही है, कैश बुक में माइनस इससे कम है। फिर से, पासबुक में माइनस सही है, कैश बुक में माइनस इससे कम है। अब बेटा इस पर पासबुक है तो प्लस कर देंगे, तो ये 5,000 प्लस हो जाएगा।
एंड व्हेन यू विल चेक योर आंसर विल बी राइट। 25 लाख, 12.5 लाख, 25,000, 1.5 लाख, 12.5 लाख, 28 लाख और 5,000 प्लस हो रहे होंगे। देखो बेटा 12.5 लाख, 25,000, 1,50,000, 28 लाख, 5,000 और ये तीनों माइनस हो रहे हैं। दैट्स इट, खत्म। ठीक है जी, चलिए जी। तो बेटा ये हमारा 12.5 माइनस 12.5, ठीक है जी, डन। बेटा ये हमारा बीआरएस का आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद हमारा जो चैप्टर शुरू हो रहा है वो है डेप्रिसिएशन, जिसके मैंने आपके लिए 6 क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। चलिए जी, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 यानी डेप्रिसिएशन की तरफ। ऑन 1 अप्रैल 2019 शुभ्रा लिमिटेड ने एक मशीनरी परचेज करी 12 लाख रुपए की। 1 अक्टूबर 2021 को इसमें से एक पार्ट जो 80,000 का था वो 45,000 में बेच दिया। जैसे ये आपको दिखे, आपको क्या करना चाहिए कि ये जो 12 लाख की मशीन है इसमें से 1180 की वो हो गई जो हमने बेची नहीं है, और 1120 की सॉरी, और 80,000 की वो हो गई जो हमने बेच दी है। तो मतलब टोटल 12 लाख रुपए की मशीन हो गई है। अब हमने ये खरीदी थी 1 अप्रैल 2019 को, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 को खरीदी है, तो पहला डेप्रिसिएशन इस पे 31 मार्च 2020 को लगेगा 1,12,000 और इस पे लगेगा 8,000, मतलब टोटल डेप्रिसिएशन 1,20,000 हो गया। ये बच जाएगी हमारे पास 10,08,000 की और ये बच जाएगा 72,000 रुपए का। फिर इसके बाद 31 मार्च 2021 को इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1,08,000 रुपए और इस पे 7,200 रुपए। ये रह जाएगी 9,72,000 की वैल्यू और ये रह जाएगी 64,800 की वैल्यू। अब 31/3/2022 आता, उससे पहले पहले ही हमने 1 अक्टूबर 2021 को ये जो पार्ट था ये बेच दिया। तो सबसे पहले 1 अक्टूबर 2021 को मैंने इसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया, यानी कि 3240 रुपए। ये रह गया 61,560 रुपए का। ओके जी, अब ये 61,560 वाला मैंने 45,000 रुपए में बेच दिया। मैंने इसमें से 45,000 रुपए माइनस करे तो मेरे पास 15,560 रुपए का 16,560 रुपए का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ही आ रहा है 61,500 नहीं, लॉस आ गया। ठीक है जी, लॉस आ गया 16,560 रुपए का। अब क्या हुआ, अब 31 मार्च 2022 को, अच्छा सेम डेट मैंने एक नई मशीनरी खरीद ली 1,58 की। इसका मतलब 1,58,000 की मैंने एक न्यू मशीनरी परचेज कर ली और ये कब खरीदी, 1 अक्टूबर 2021 को। अब 31 मार्च 2022 को जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो इस पे तो आधे साल का लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर को खरीदी है, मतलब 7,900 का। और ये जो रिमेनिंग मशीनरी थी 972 वाली, इस पे पूरे साल का लगेगा 97,200 का, ये जो रिमेनिंग वाला पार्ट था उस पे। तो इसका मतलब बेटा टोटल डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 और 7 14 15, 1,05,100 रुपए, राइट। अब ये क्वेश्चन का वर्किंग नोट तो मैंने आपको 2 मिनट में बना के दिखा दिया। अब ये क्वेश्चन मैंने दिया क्यों आपको? पहली बात, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है, 2020, 2021, 2022, और इसमें आपको 2 तरीके से बनाना है। पहला प्रोविजन जब मेंटेन नहीं होगा और दूसरा प्रोविजन जब मेंटेन होगा। अब आप एक काम करो, आप पहले ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, अगर आपके पास ये नोटेड नहीं है तो, और अगर नोटेड है तो बहुत बढ़िया, वरना इसका एक स्क्रीनशॉट लेके दूसरे फोन में, मतलब बेसिकली किसी और फोन से इसकी फोटो खींच लो, ताकि मैं अब आपको नीचे जब ये समझाऊं तो आपको एक बारी में समझ आ जाए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अगर अभी तक भी नहीं लिया तो पॉज करके ले लो। अब इसके बाद क्या हुआ, 12 लाख रुपए की सबसे पहले क्या कहता है, प्रोविजन मेंटेन नहीं है, तो एक ही अकाउंट बनेगा मशीनरी का। सबसे पहले 1 अप्रैल 2019 को हमने मशीन खरीदी, डेबिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट 12 लाख। अब इस 12 लाख के ऊपर हमने 31 मार्च 2020 को डेप्रिसिएशन लगाया 20, वैल्यू बच गई 1080। ये 1080 अगले साल आ गया, इसके ऊपर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगा 18, वैल्यू बच गई 972, ये 972 आ गया। अब इस 972 वाली मशीन पे सबसे पहले हमने जो इसका पार्ट था वो बेचा, जो पार्ट बेचा उस पे पहले डेप्रिसिएशन लगेगा 6420 का या 6240 जो भी था, तो 3240, तो ये देखो डेप्रिसिएशन लग गया 3240। ये वाली मशीन मैंने 45 में बेच दी तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 45,000। अब बेटा लॉस की बात करते हैं। बेटा लॉस डेबिट होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो, कहां क्रेडिट हो रहा था, आप बोल रहे हो लॉस? अरे सुन तो लो भाई मेरी बात, लॉस डेबिट होते हैं तो जर्नल एंट्री बनती है लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी का अकाउंट क्रेडिट होता है और हम मशीनरी का अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी के अकाउंट में लॉस क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 16,560 रुपए।
तो बेटा ये कंफ्यूजन ना बहुत सारे बच्चों को होता है कि लॉस तो डेबिट होते हैं तो मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्यों हो रहा है, क्योंकि जर्नल एंट्री होती है लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय लॉस ऑन सेल 16,560 रुपए का। इसके बाद हमने 1,58 की नई मशीनरी खरीदी और उसके बाद दोनों मशीन पे हमने 79,000, अच्छा जी बेटा ये ना 9,07,200 था, सॉरी 9,72 नहीं था, 9,07,200 था, तो इसके ऊपर जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो 90,720 रुपए लगेगा, तो ये हो जाएगा 98,620 रुपीज, 98,620 रुपए उस साल का डिप्रिसिएशन आ जाएगा और ये हमारा बैलेंस सीडी आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, डन है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ा यार। ओके चलिए बढ़ते हैं, अगर प्रोविजन बनाना है तो क्या होगा बेटा, ये ध्यान से सुनना, अगर प्रोविजन बनाना है तो आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक मशीनरी का, एक प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का। जब आपने मशीनरी खरीदी डेबिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट 12 लाख, साल के एंड में जब इस पे डिप्रिसिएशन लगेगा तो वो लगेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे 1,20,000 रुपए। अब आपने बैलेंस सीडी किया तो इसका 12 लाख आ गया, इसका 1,20,000 आ गया, अगले साल बीडी बन गया, यहां पे भी बीडी बन गया। इसके बाद अगले साल फिर से डिप्रिसिएशन लगा 1,08,000 का क्रेडिट साइड पे, 1,08,000, ये अभी भी बीडी सीडी 12 लाख ही होगा, यहां पर सीडी आ गया 2,28,000, ये सीडी अगले साल जाके बीडी बन गया 2,28,000। अब बेटा 1 अक्टूबर 2021 को जब आपने मशीनरी बेची, पार्ट बेचा, तो उस पार्ट के ऊपर आपने 3240 का डिप्रिसिएशन लगा दिया। नाउ दिस कम्स, हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जब हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं ना, तो जब हम मशीनरी बेचते हैं तो सबसे पहला काम मशीनरी के ऊपर आज तक का डिप्रिसिएशन लगाते हैं, जो मैंने लगा दिया 3240। दूसरा काम यह होता है कि हम मशीनरी के ऊपर, जो मशीनरी बेची है उस पे लगाया हुआ आज तक का सारा डिप्रिसिएशन, आई रिपीट माय वर्ड्स, जो मशीनरी हमने बेची है उस पे लगाया हुआ आज तक का सारा डिप्रिसिएशन, यानी 8,000, 7,200, 3,420, ये तीनों को प्लस कर दिया। ये सारा का सारा डिप्रिसिएशन हम ट्रांसफर करते हैं मशीनरी के अकाउंट में, और अगर या तो डिस्पोजल अकाउंट बनाना है तो मशीनरी डिस्पोजल के अकाउंट में। तो देखो हमने 18,440 रुपए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर कर दिए। तो क्या एक्स्ट्रा एंट्री हो गई, डिप्रिसिएशन कहां लगेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के अकाउंट में, और जिस दिन सेल होगी उस दिन पहले डिप्रिसिएशन लगेगा प्रोविजन के अकाउंट में, और फिर प्रोविजन के अकाउंट से उस मशीनरी पे लगा हुआ आज तक का सारा डिप्रिसिएशन ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी के डिस्पोजल अकाउंट में, और अगर डिस्पोजल नहीं बना रहे तो मशीनरी के अकाउंट में। फिर इसके बाद मशीनरी सेल करी 45,000 की, लॉस हो गया 16,560, ये 80,000 हमने मशीनरी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। देखो बेटा मशीनरी के अकाउंट को 80,000 से क्रेडिट कर रखा है। देन इसके बाद हमने 1,58 की नई मशीनरी खरीदी और उसके ऊपर मिलाकर पुरानी मशीन और इसमें मिलाकर 98,620 का डिप्रिसिएशन लगा दिया, दोनों अकाउंट का सीडी आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसका मतलब ये हुआ, क्लियर बात, अगर तो हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बनाते तो इन दैट केस जो डिप्रिसिएशन लगेगा मशीनरी की क्रेडिट साइड पे ही लगेगा, और हमारे को सेल के टाइम पे पहले डिप्रिसिएशन लगाना है, फिर सेल करनी है और फिर प्रॉफिट लॉस निकालना है, 3 काम होते हैं। लेकिन अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा तो सबसे पहले तो सारा डिप्रिसिएशन कहां पे लगेगा, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे। अब सेल वाले दिन 3 के बदले करने हैं 4 काम। पहला काम, उस मशीन पे उस दिन तक का डिप्रिसिएशन लगाओ, यानी आधे साल का या जो भी 4 महीने 5 महीने बाद मशीनरी बेची है वहां तक का डिप्रिसिएशन लगाओ। फिर उसके बाद उस मशीन पे लगा हुआ आज तक का, जब से खरीदी है तब से लेके आज तक का, डेट ऑफ सेल तक का जितना डिप्रिसिएशन है ट्रांसफर करेंगे डिप्रिसिएशन के अकाउंट से या तो मशीनरी के अकाउंट में, और अगर डिस्पोजल अकाउंट बना रहे तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। एंड देन इसके बाद मशीनरी डिस्पोजल या मशीनरी दोनों के अकाउंट में सेल रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन नहीं बना रहे तो 3 काम करने हैं, पहले डिप्रिसिएशन, फिर सेल, फिर प्रॉफिट लॉस। और अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना रहे हैं तो 4 काम करने हैं, पहले डिप्रिसिएशन, फिर ट्रांसफर एंट्री प्रोविजन से मशीनरी के अकाउंट में या डिस्पोजल अकाउंट में, फिर सेल, एंड देन उसके बाद प्रॉफिट या लॉस। तो ये है बेटा मेन कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इसके बाद में चल दिया क्वेश्चन नंबर 20 पे, जहां पर हमने समझना है कि चेंज ऑफ डिप्रिसिएशन अगर होता है, चेंज इन दी मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बेटा अगर डिप्रिसिएशन के मेथड में चेंज होता है ना, तो वो चेंज हमेशा प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे लिया जाता है, यानी आज के बाद। जैसे
अंशुल एंड कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी 2017 को, जब उसने 7 लाख का प्लांट खरीदा। तो बेटा 1 जनवरी 2017 7 लाख का प्लांट खरीदा। फिर उसके बाद 1 जनवरी 2018 उसने 1.5 लाख का प्लांट और खरीदा। और फिर 1 जनवरी 2021 उसने 2 लाख का प्लांट खरीदा। बेटा ये तो कंफर्म है कि इसमें पहले 21 तक का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो 17 में खरीदा तो 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इसमें 4 बार डिप्रिसिएशन लगेगा। 7 लाख का 15% करेंगे, 1,05,000 आएगा आई थिंक। 7 लाख का 15%, यस 1,05,000 आ गया, ठीक है जी। 7 लाख का 15%, 1,05,000 आ गया। 595 बच गया। फिर इसका 15% किया, 89,250 आ गया। फिर इसका 15% किया, 5,05,750 का, 75,863 आ गया। मैं आपको एक काम करता हूं, 4 साल बाद माइनस करके ही डिप्रिसिएशन बताता हूं कितना आएगा। तो बेटा ये आएगा 7 लाख का 15%, 1,5 आ गया। अगला डिप्रिसिएशन होगा 89,250। फिर अगला डिप्रिसिएशन होगा 75,863। फिर अगला डिप्रिसिएशन होगा 64,483। तो बेटा ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी 7 लाख का 3,65,404 रुपीज। बेटा अब इसमें 3 बार लगेगा डिप्रिसिएशन, क्योंकि ये जनवरी 18 में खरीदी है। तो 1.5 लाख का 15% हो गया 22,500। फिर अगला डिप्रिसिएशन 19,125। फिर अगला डिप्रिसिएशन 16,256। यह आएगा 92,119। ये मेरे को याद है यार, तो मैं एक बार निकाल के फिर भी देखूंगा, क्योंकि याद से कई बार गड़बड़ हो जाती है भाई। सही है बेटा 92,119। और बेटा ये 2 लाख ही रहेगा। ये जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 1 जनवरी 2021। अरे सर आपको कैसे पता कि ये 15% लगाना है? बेटा ये तो लिखा। आपको कैसे पता WDV लगाना है? बेटा ये तो लिखा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब मैं क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूं। ऑन 1 जनवरी 2021 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। बेटा कब डिसाइड किया? 1 जनवरी 2021 को। इसका मतलब 17, 18, 19, 20 4 साल में जो डेप्रिसिएशन लगना था लग गया। अब वो चेंज नहीं होगा। अब जो होगा 1 जनवरी 2021 के बाद होगा। उसने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कर दिया स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, बेटा SLM बेसिस पे कर दिया। और यूजफुल लाइफ कहता है 6 साल वो सभी एसेट्स की जो 1 जनवरी 2021 से पहले की खरीदी हुई है। इसका मतलब 1 जनवरी 2021 से पहले ये दोनों खरीदी है, तो इन दोनों की यूजफुल लाइफ उसने कर दी 6 इयर्स। 6 इयर्स। और जो 1 जनवरी 2021 को खरीदी है उसकी यूजफुल लाइफ उसने कर दी 10 साल। और स्क्रैप वैल्यू 0 है। तो बेटा स्क्रैप वैल्यू 0 है तो डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 365,404 कॉस्ट हो गई एक तरह से। 365,404 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो ये 60,901 आ जाएगा। फिर 92,119 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये 15,353 आ जाएगा। ये 20,000 आ जाएगा। अब बेटा तीनों का प्लस करेंगे, 20,000 प्लस 15,353 प्लस 60,901। बेटा ये टोटल डिप्रिसिएशन मिलाकर आ गया 96,254। अब जब हम डिप्रिसिएशन मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे तो मशीनरी के अकाउंट में 96,254 का डिप्रिसिएशन लगा देंगे। इज दैट क्लियर? बेटा ये है, याद रहे डेप्रिसिएशन का मेथड जब भी चेंज होगा उसका पुराने साल पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जो भी इंपैक्ट होगा आज के बाद होगा, यानी जिस टाइम पे चेंज हुआ है उसके बाद। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी ने एक्वायर्ड करे स्ट्रीमिंग राइट्स ऑफ अ मूवी 18 लाख रुपए के, ड्यूरेशन 10 साल की है। बेटा 18 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी हर साल अमोटाइजेशन लगेगा 1,80,000। डेप्रिसिएशन नहीं, अमोटाइजेशन, क्योंकि स्ट्रीमिंग राइट्स हैं और राइट्स हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ 4th ईयर, बेटा इसका मतलब 3 साल का डेप्रिसिएशन लग गया। 1,80,000 इंटू 3 होता है 540 और 18 लाख में से 540 माइनस हो गए तो इसका मतलब 3 साल बाद 4th ईयर के बिगिनिंग में वैल्यू है 12,60,000। वो ये कहता है बेस्ड ऑन द डिक्लाइन इन व्यूअरशिप
प्राइम स्ट्रीमिंग कंपनी अब इसे सिर्फ 5 साल और चला पाएगी। इसका मतलब इस 12,60,000 के ऊपर अब जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो अगले 5 साल तक लगेगा, यानी कि 2,52,000 रुपए। तो मतलब पहले 3 साल लग गया 1,80, अब उसके बाद लगना शुरू होगा 2,52,000 रुपए। तो बेटा देखो पहले 3 साल कितना लगा 1,80, 3 साल का टोटल 5,40 माइनस करके 12,60। अब एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो 5 से डिवाइड किया 2,52,000 रुपए आंसर आ गया। डन है जी बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है मैसेज दयाल ट्रांसपोर्ट कंपनी ने परचेज करे 10 ट्रक 50 लाख ईच, यानी एक ट्रक 50 लाख का है। ओके, 1 जुलाई 2017 को, 1 अक्टूबर 2019 को उसमें से एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। बेटा पहली बात, खरीदे हैं 1 जुलाई 2017 को 50 लाख का। अब इसका अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर को है, तो 31 दिसंबर 2017 को डिप्रिसिएशन लगेगा। पहला 20% ओरिजिनल कॉस्ट है, यानी कि 50 लाख का 20% होता है 10 लाख, पर लगेगा सिर्फ 5 लाख। क्यों 5 लाख? क्योंकि आधे साल का लगा, जुलाई से दिसंबर। फिर 31 दिसंबर 2018 को पूरे साल का लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा पूरे साल का? क्योंकि भाई अब तो पूरे साल का ही लगेगा ना, अब तो पूरा एक साल बीत गया 31 दिसंबर 2018 को। एक सेकेंड बेटा, चल जा भाई, हाँ जी चल गया। ओके, तो बेटा 31 दिसंबर 2018 को पूरे साल का लगेगा 50 लाख का 20%, यानी कि 10 लाख। इसके बाद उसने 1 जो अक्टूबर 2019 को एक्सीडेंट हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2019 तक का, यानी कि 9 महीने का डिप्रिसिएशन और लगेगा 7,50,000 रुपए। बेटा टोटल डिप्रिसिएशन देखा जाए तो 22,50 लग गया, अब इसकी वैल्यू रह गई है 27,50। बेटा 27,50 वाले ट्रक का इंश्योरेंस क्लेम मिलता है हमें 35 लाख रुपए। इसका मतलब ये हो गया 7.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम पे प्रॉफिट हो गया हमारा। डन। अब उसी दिन उसने 60 लाख रुपए का एक नया ट्रक खरीद लिया। अब आपको सिर्फ 2 साल का बनाना है, 2020 तक का। ठीक है जी, तो इसका मतलब बेटा आपको 31 दिसंबर 2019 का और 31 दिसंबर 2020 का बनाना है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। शुरुआत करेंगे हम 1 जनवरी 2019 से। बेटा 1 जनवरी 2019 तक हमारे ट्रक की वैल्यू थी, एक ट्रक की 35 लाख, क्योंकि 50 लाख में से 5 ये 10 ये, यानी 15 लाख का डिप्रिसिएशन लग गया था। एक ट्रक की वैल्यू थी 35 लाख। हमारे पास 10 ट्रक थे, यानी कि 3.5 करोड़ के, तो 3.5 करोड़ रुपए डेबिट साइड पे आ जाएगा। बेटा ये 3.5 करोड़ होगा, 3 करोड़ 50 लाख। ठीक है जी। इसके बाद आपने 1 अक्टूबर 2019 को जो ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस पे 10 लाख का डिप्रिसिएशन लगाया। क्रेडिट साइड पे जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस पे हमने 10 लाख का डिप्रिसिएशन लगाया। बेटा वो डिप्रिसिएशन अभी फिलहाल आप ये मान के चलो, ये रहा 7.5 लाख रुपए का डिप्रिसिएशन लग गया। 7.5 का, सॉरी 10 का नहीं, 7.5 का ही लगा है। 10 का तो दूसरे साल में लगा था, ये रहा 7.5 लाख का हमने डिप्रिसिएशन लगा दिया। फिर ये ट्रक 35 लाख रुपए हमारे को इंश्योरेंस क्लेम मिल गया और उसमें हमारे को 7.5 लाख का सेटलमेंट पे प्रॉफिट हो गया, वो डेबिट साइड पे आ गया। बेटा सेम डे हमने 60 लाख का नया ट्रक खरीद लिया। अब मुझे आपको यह समझाना है कि तो इस साल का डिप्रिसिएशन कितना आएगा। बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले मेरे पास 50 लाख के 9 ट्रक पड़े हैं अभी भी, यानी कि 4.5 करोड़ के। इस 4.5 करोड़ के ऊपर 20% डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि 90 लाख रुपए पूरे साल का। ठीक है, इस साल भी लगेगा, अगले साल भी लगेगा। लेकिन जो नया ट्रक खरीदा है 60 लाख का, उसके ऊपर इस साल जो डिप्रिसिएशन लगेगा, यानी 2019 में जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो सिर्फ 3 महीने का लगेगा, यानी कि 3 लाख रुपए। और 2020 में जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो पूरा 12 लाख रुपए लगेगा। 60 लाख का 20% होता है 12 लाख, 3 महीने का हो गया 3 लाख, और अगले साल पूरे साल का लगेगा तो 12 लाख। तो बेटा ये देखो 2019 में डिप्रिसिएशन लगा हुआ 90 लाख पुराने वाले ट्रक्स का, 9 ट्रक का, और जो आपका नया ट्रक आया है उसके ऊपर 3 लाख, और अगले साल लग गया 1 करोड़ 2 लाख। कैसे? 90 लाख पुराने ट्रक का, 12 लाख रुपए नए ट्रक का। बेटा ये आपका मोटर ट्रक का अकाउंट बन गया। ये क्वेश्चन एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, वो पेपर में इसे बार बार देते हैं। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 पे। बेटा मेरा क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 12 लाख रुपए और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 465। नाउ यहां पर बात क्लियर है कि मशीनरी और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट दोनों बनाए जाते हैं,
और ये दोनों बैलेंस आपको 1 अप्रैल 2021 के दे रखे हैं। ठीक है जी। 1 अक्टूबर 2021 को एक मशीनरी जो हमने 1 अप्रैल 2018 को खरीदी थी 2 लाख की, वो 1,10,000 में बेच दी। बेटा सबसे पहली बात, हमने उसे बेचा है 1 अक्टूबर 2021 को, तो पहले हमें उसके ऊपर 6 महीने का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 अप्रैल 2021 की है। ठीक है, आराम से सुनना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आराम से सुनिएगा। बेटा हमने वो मशीन खरीदी थी 2 लाख रुपए की। कब खरीदी थी हमने 2 लाख रुपए की मशीन? 1 अप्रैल 2018 को। तो हमने इसके ऊपर 31 मार्च 2019 को डेप्रिसिएशन लगाया होगा 10% रिटर्न डाउन वैल्यू के हिसाब से, यानी कितना? 20,000 रुपए। इसके बाद इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 19 को आ गई होगी 1,80,000। देन हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया 18,000 रुपए 31 मार्च 2020 को। 1 अप्रैल 2020 को इसकी वैल्यू आ गई 1,62,000। इसके बाद हमने 31 मार्च 2021 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया होगा 16,200 रुपए। 16,200 वही 1,62,000 का 10%, 16,200 रुपए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रह गई 1,62,000, 1,62 माइनस 16,200, यह आ गया 1,45,800 रुपए 1 अप्रैल 2021 को। अब बेटा ये बात क्लियर है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अगर अलग बन रहा है तो 20, 18 और 16,200, अगर मैं इन तीनों का टोटल करता हूं तो ये आता है 54,200। मैं एक बार करके भी देख लेता हूं, 20, 18 और 16,200, 54,200। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मशीन हमने सेल करी है उसकी कॉस्ट है 2 लाख और उसका डेप्रिसिएशन अभी तक लगा हुआ है 54,200 रुपीज। ठीक है ना, ये हमने नीचे निकालकर भी देख लिया कि जो मशीन हमने सेल करी है उसकी कॉस्ट दे रखी है 2 लाख, तो इसका मतलब मशीनरी के अकाउंट में वो इंक्लूडेड है 2 लाख से और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में वो इंक्लूडेड है 54,200 से। अब बेटा क्योंकि ये मशीन हमने 1 अक्टूबर को सेल करी है तो सबसे पहले 1,45,800 पे 1,45,800 पे 1 अक्टूबर 2021 यानी कि 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 1,45,800 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा 7,290 रुपीज। बेटा इसकी वैल्यू रह जाएगी 1,45,800 माइनस 7,290, 1,38,510 रुपए, जो कि हमने 1,10,000 में बेच दी, तो 28,510 रुपए का लॉस आ जाएगा। अब बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है, पक्का, आई प्रॉमिस। सबसे पहले मैंने मशीनरी के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा टू बैलेंस बीडी 12 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की क्रेडिट साइड पे लिखा बाय बैलेंस बीडी 4,65,000। अब मैंने आपको बताया था अगर प्रोविजन का अकाउंट बन रहा है तो डेप्रिसिएशन जिस दिन मशीनरी सेल होती है उस दिन कितने काम होते हैं? 4। पहला काम, उस मशीन पे आज तक का डेप्रिसिएशन लगाओ, लगा दिया बेटा 7,290। फिर आज तक का उस मशीन पे लगा हुआ सारा का सारा डिप्रिसिएशन, यानी जब से परचेज करी तब से लेके आज तक, यानी 20,000, 18,000, 16,200 और 7,290, 54 हो गया 61,490। ये ट्रांसफर कर दो मशीनरी के डिस्पोजल अकाउंट में, तो बेटा 61,490 डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद तीसरा काम, मशीनरी सेल कर दो, सेल करने की एंट्री बाय बैंक अकाउंट 1,10,000 रुपए। चौथा काम, बाय लॉस रिकॉर्ड करो, 28,510 लॉस रिकॉर्ड कर दिया। इन सबका टोटल 2 लाख, ये 2 लाख रुपए हमने मशीनरी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, 2 लाख क्रेडिट साइड पे आ गए, डन हो गई जी बात, ये तो डन है। अब सेम डे हमने 480 की नई मशीन खरीद ली, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे आ गया टू बैंक अकाउंट 480। अब बेटा आया इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या? बची हुई मशीन पे डिप्रिसिएशन। बेटा बची हुई मशीन है कितने की? बेटा मशीन की कॉस्ट बची है 1 अप्रैल 2021 को 10 लाख। कैसे? 12 में से 2 लाख माइनस हो गया क्योंकि 2 लाख की तो बिक गई, 10 लाख। और प्रोविजन का बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को बचेगा 465 माइनस 54,200, यानी कि 4,10,800 रुपए। दैट मीन्स जो बची हुई मशीन है उसकी वैल्यू 5,89,200 रुपीज है। ये कैसे आया सर, एक बार फिर से बताओ। बेटा मैंने क्या किया, मशीन की कॉस्ट ली
और मशीन का प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन लिया और उसमें से जो मशीन सेल कर दी है वो माइनस कर दिया। दैट्स इट, मैंने और कुछ नहीं किया बेटा। ये 589,200 का 10% डिप्रिसिएशन लगेगा 58,920 प्लस साथ साथ ये जो नई मशीन खरीदी है 480, इसके ऊपर लगेगा 24,000 रुपए साल का आधा डेप्रिसिएशन, मतलब आधे साल का डेप्रिसिएशन। तो अगर आप 58,920 और 24,000 प्लस करते हो तो वो 82,920 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये बेटा। 24th यानी कि डेप्रिसिएशन का जो आखिरी क्वेश्चन मैंने आपके लिए चूज किया वो है आपके सितंबर 25 का क्वेश्चन, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड का, राइट। आइए क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको बेटा। ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक मशीनरी M1 है जो हमने 1 अप्रैल 2020 को खरीदी, 11 लाख की, 8 साल की यूजफुल लाइफ है, 20,000 की स्क्रैप वैल्यू है। फिर M2 मशीन है जो हमने खरीदी है 1 अप्रैल 2022 को, 9,40,000 की, इसकी भी 8 साल की यूजफुल लाइफ है, 40,000 रुपए इसकी स्क्रैप वैल्यू है। और एक 1/4/2024 को खरीदी 8/10 की, 5 साल की यूजफुल लाइफ है, इसकी भी स्क्रैप वैल्यू 0 है। द फर्म यूजेस सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, एक तो इससे हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड रिवाइज हो जाएगा, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का आपको दोबारा से आइडिया लग जाएगा, और एक ये क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट होता है पेपर में तो आपको आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पेपर में रिपीट नहीं हो सकता है। फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर इट, मेंटेन अ सेपरेट अकाउंट फॉर इट, इसका मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का भी अकाउंट बनेगा। ऑन 1 अप्रैल 2024 M1 मशीन ऑब्सोलीट हो गई, उसको 1/34 में बेच दिया, राइट बेटा। इसमें जो आपको अकाउंट बनाना है वो 24 और 25 का बनाना है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला काम तो हमें M1 और M2 मशीन की वैल्यू निकालनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 की। बेटा ध्यान से समझना, इसकी यूजफुल लाइफ है 8 साल। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में पहले हम 8 से प्लस करते हैं, 8 को प्लस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हो जाएगा 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 + 7 28, 36 आता है। 36 मैं बात कर रहा हूं मशीन M1 के बारे में, ठीक है। तो मशीन M1 के बारे में बात करूंगा तो 36 से डिवाइड करूंगा। अब 1 अप्रैल 2020 में खरीदी है तो 2020, 21, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024, 4 साल बीत गए, क्योंकि हमने 1 अप्रैल 2024 से अकाउंट बनाना है। नहीं, हमें 1 अप्रैल 2023 से बनाना है, 1 अप्रैल 2023 से बनाना है हमें। तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022 और 31 मार्च 2023, 3 साल बीत गए बेटा, 3 साल बीत गए। तो इसके ऊपर 8 + 7 + 6, ये 3 डेप्रिसिएशन लग गए। फिर इसके बाद बात करूं मशीनरी M2 की, तो उसकी भी 8 साल यूजफुल लाइफ है, 36 से डिवाइड करेंगे, और ये 22 में खरीदी है तो इसके ऊपर सिर्फ 1 साल का डेप्रिसिएशन लगा, यानी ये 8 से डिवाइड हुआ। अब ये वैल्यू आएंगी 1 अप्रैल 2023 की दोनों की, ओके। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 11 - 20, 10,80,000 से, और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 9 लाख रुपए से। बेटा मशीनरी M1 पे डेप्रिसिएशन 8 7 15 15 6 21, 21 इंटू 10,80,000, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 21, इसका मतलब इस पे डेप्रिसिएशन लग गया 630 का, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग चुका है 9 लाख डिवाइडेड बाय 36 इंटू 8, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 2 लाख का। अब बेटा देखो ध्यान से, मशीनरी की M1 की वैल्यू थी 11 लाख, 11 में से 630 का डेप्रिसिएशन लग गया, 11 में से 630 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसकी वैल्यू बच गई है 470, ठीक है। और ये वैल्यू थी 940, इसके ऊपर 2 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसकी वैल्यू है 740। बेटा ये वैल्यू 1 अप्रैल 2023 की है, क्योंकि मैंने जो भी डेप्रिसिएशन लगाया वो 31 मार्च 2023 तक लगाया। अब 470 और 740 1210 होता है, तो मशीनरी के अकाउंट में, अब मशीनरी के अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या आएगा 1 अप्रैल 2023 को, एक तो 11 लाख और एक 940, 2040 आएगा डेबिट साइड पे, मशीनरी के अकाउंट में डेबिट साइड पे 2040, और प्रोविजन के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा इन दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल, दोनों डेप्रिसिएशन का टोटल, यानी कि 630 और 2 लाख, मतलब 8,30,000 रुपए। देखो बेटा 8,30,000 आ गया। अब इसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुई है वो 1 अप्रैल 2024 को हुई है, और मेरे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये 1 अप्रैल 2030 की है, ये करने की मेरे को जरूरत ही नहीं थी, छोड़ो। ये वैल्यूज 1 अप्रैल 2030 की है,
तो बेटा सबसे पहले मुझे अब 31 मार्च 2024 को इन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। पहली वाली मशीन पे लगेगा 5/36 ऑफ 10,80,000 और दूसरी मशीन पे लगेगा 5/36 ऑफ 10,80,000 और दूसरी मशीन पे 7/36 ऑफ 9 लाख। बेटा 5/36 ऑफ 10,80,000 आ जाएगा 10,80,000 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 5 यानी 1.5 लाख रुपए, और यह आ जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 36 इंटू 7 1,75,000 रुपए, यानी कि 31 मार्च 2024 को डेप्रिसिएशन लगेगा 2,25,000 रुपए का। तो बेटा देखो प्रोविजन 3,25,000 का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के क्रेडिट साइड पे 3,25,000 आ गया, 6 30 8 दिए, ये आ गया आपका। ठीक है, डन। अब क्या हुआ, अब हमने बैलेंस सीडी किया, बीडी आ गया। अब बेटा यहां पर सुनना आपको ध्यान से, 1 अप्रैल 2024 को हमने M1 मशीन बेच दी। अब मशीन बेच दी और प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हैं, इसका मतलब टोटल कितने काम करने हैं, 4। पहला काम बेटा, सबसे पहला काम उस मशीन पे 1 अप्रैल तक का डेप्रिसिएशन लगेगा ही नहीं क्योंकि पहले दिन ही बेच दी, डन। बेटा दूसरा काम, उस मशीन पे लगा हुआ आज तक का सारा डेप्रिसिएशन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। बेटा मशीनरी M1 पे 630 पहले से लगा हुआ था, 1.5 अब लग गया, तो टोटल हो गया 780। 780 का डेप्रिसिएशन प्रोविजन के अकाउंट से ट्रांसफर होगा, ये देखो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो 780 का डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हो गया मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। ये मशीन आपने 134 में बेच दी, 134 में बिक गई, बेटा बाकी आपका लॉस हो गया, 11 लाख की मशीन थी, डन। 186 आपका लॉस हो गया, 11 लाख रुपए की आपकी मशीन थी। बेटा सेम डे ये 11 लाख रुपए यहां पे आएगा मशीनरी डिस्पोजल का, यहां लिखा नहीं हुआ, ठीक है, डन। अब सेम डे आपने एक और मशीनरी खरीद ली 1 अप्रैल 2024 को 8-10 की, तो मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड पे तो बैंक अकाउंट आ गया 8-10। नाउ इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट इस मशीन पे लगाना है डेप्रिसिएशन, दो मशीन पे, M2 पे और M3 पे, क्योंकि M1 तो बिक गई। बेटा M2 के बारे में ये कहता है कि ऑन दैट डेट हमने ये देखा M2 की लाइफ अब सिर्फ 3 साल बची है और स्क्रैप वैल्यू है 10,000 रुपए। अब M2 का आज के बाद डेप्रिसिएशन हमें रीअसेस करना पड़ेगा। कैसे? M2 हमने खरीदी थी 940 की, उसके ऊपर एक बार 2 लाख और एक बार 175, यानी टोटल 375 का डेप्रिसिएशन M2 पे लग गया है। 940 की मशीन के ऊपर 375 का डेप्रिसिएशन लग गया, दैट मींस M2 की वैल्यू हमारे पास है 940 माइनस 375। आज M2 की वैल्यू बच गई है 565। बेटा वो ये कहता है इस 565 पे अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 3/6 होगा 555 का। सर अब ये कैसे आया? बेटा 565 में से मैंने 10,000 की स्क्रैप माइनस करी 555, और क्योंकि अब 3 साल एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी सिर्फ, तो 1 2 3 तो 6 आ गया, तो सबसे पहले 3/6 डेप्रिसिएशन लगता है। तो बेटा 555 इंटू 3/6 मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 277,500 M2 के ऊपर, और M3 की लाइफ है 5 साल और 5 का टोटल होता है 15, तो बेटा M3 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5/15 8,10,000 का। बेटा 8,10,000 का 5/15 होता है 270, तो इसका मतलब 8-10 का एक बार चेक भी कर लेता हूं, यस 270। तो इसका मतलब इस साल जो एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा वो कितना होगा? 277,500 M2 का और 270 M3 का। बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है, चाहे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड हो, चाहे प्रोडक्शन यूनिट मेथड हो, चाहे मशीन आवर मेथड हो, अगर डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज हुआ है तो वो चेंज उस दिन के बाद होगा, और उस दिन के लिए जो कॉस्ट होगी ना वो बन जाएगा उस मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो आज तक का सारा, वो उस दिन की कॉस्ट हो जाएगी। अब जो भी होगा उसके बाद कैलकुलेशन होनी शुरू हो जाएगी फिर से। इज दैट क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, बट यस बच्चे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड छोड़कर जाते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, चेंज इन मेथड आ गया सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में, तो बच्चे और कंफ्यूज हो गए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन। अदरवाइज मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछो तो क्वेश्चन में है क्या यार, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है जी, तो बेटा ये मैंने आपको 6 क्वेश्चन कवर करवा दिए डेप्रिसिएशन के। अब मैं आपको जो अगला चैप्टर शुरू करवाने वाला हूं वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसके हम कवर करने वाले हैं 4 क्वेश्चन, 25, 26, 27, 28 फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 25।
चलिए बेटा 25th क्वेश्चन ये कहता है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन दी बुक्स ऑफ कतरक। अब आपने अपने आप को कतरक अज्यूम करके एंट्री पास करनी है। कतरक एक्सेप्टेंस, बेटा कतरक की एक्सेप्टेंस, इसका मतलब ये हो गया हमारे लिए बिल्स पेबल है। टू बासु 2500 रुपए का डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब हमने अपने बिल्स पेबल को खत्म कर दिया। तो बेटा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2500 से, क्योंकि बिल्स पेबल लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर दी मतलब लाइबिलिटी खत्म कर दी, तो 2500 रुपए डेबिट हो गए। कैसे? बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1000 रुपए, कैश पेमेंट करा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा टू कैश 1000 रुपए। पर भाई देने तो 2500 थे, 1000 दे दिए, अभी भी 1500 बचे हैं, तो बाकी 1500 हमने ट्रांसफर कर दिए बासु के अकाउंट में 1500 रुपए। वो ये कहता है इसके बाद एक नया बिल बनाया गया 50 रुपए के बैलेंस प्लस 50 रुपए का इंटरेस्ट। इसका मतलब बेटा अब जो नया बिल बना टू बिल्स पेबल, वो बिल्स पेबल बना 1550 का, जिसमें से बैलेंस बासु को जो देना था 1500 वो है, और 50 रुपए का इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा 50 रुपीज से। आप चाहो तो दोनों की नेट एंट्री पास कर सकते हो, पर मुझे ना नेट एंट्री बड़ी अजीब सी लगती है कि बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट भी हो रहा है और बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट भी हो रहा है। ऑल्दो यार वो पुराना बिल है, वो नया बिल है, बट स्टिल यार कहीं ना ऐसा लगता है कि डेबिट क्रेडिट का वो झोल मतलब पंगा पड़ रहा है कुछ उसमें। तो मैं ये समझता हूं 2 एंट्री पास करो, पहला उसे कैश दे दो और बाकी उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, फिर उसके अकाउंट को और इंटरेस्ट को एक नए बिल में ट्रांसफर कर दो। अगला क्या कहता है? जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस। बेटा जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस मतलब गुप्ता जी के लिए बिल्स पेबल है 4000 रुपए का, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय कतरक, मतलब कतरक के लिए बिल्स पेबल था, पर कतरक ने वो बिल क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया मेहता को। ठीक है, वो डिसऑनर हो गया। बेटा मैंने आपको बताया था डिसऑनर के केस में सबसे पहला काम, जिसके लिए वो बिल्स पेबल था उसे अपना फिर से डेटर बनाओ। बेटा बिल्स पेबल किसके लिए था? गुप्ता के लिए, तो गुप्ता को फिर से अपना डेटर बनाओ, तो गुप्ता को डेबिट कर दो 4000 रुपए से। ठीक है, फिर इसके बाद आपने वो बिल किसके पास था? अगर आपके पास था, रिटेन कर रखा था, तो टू बिल्स रिसीवेबल। अगर आपने बिल बैंक को दिया हुआ था तो आपको बैंक को पैसे देने पड़ेंगे टू बैंक। अगर आपने बिल मेहता जी को दिया हुआ था तो मेहता को पैसे देने पड़ेंगे, तो टू मेहता आ जाएगा, टू मेहता। और अगर आपने कलेक्शन के लिए दिया होता तो यहां पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन आ जाता। लेकिन बेटा मेहता जी ने 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भरे हैं, तो इसका मतलब आप गुप्ता से और मेहता से आपने 4020 रुपए की ट्रांजेक्शन करनी है। इसका बट डन है। अब गुप्ता जी पे केस करने के लिए आप मेहता जी को कहोगे मेहता जी बिल तो दे दो, तभी तो हम गुप्ता जी पे केस कर पाएंगे या उनसे पैसे मांग पाएंगे। तो मेहता जी कहते हैं पैसे बिल चाहिए, हमने कहा चाहिए, कह रहे पहले चेक दो, तो मेहता जी को चेक देना पड़ा, तो एंट्री पास हो जाएगी मेहता डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि मेहता जी को हमें 4000 रुपए 20,000 का चेक देना पड़ा, तभी मेहता जी ने हमारा बिल हमें वापस दिया। डन। बेटा इसके बाद डी दलाल ने अपना बिल रिटायर कर दिया। बेटा रिटायर का मतलब होता है टाइम से पहले पेमेंट कर दी, और टाइम से पहले पेमेंट किसने करी? दलाल ने। तो ऑब्वियसली किसको करी होगी? कतरक को। तो बेटा कतरक के पास पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट कितने का? 1990, क्योंकि हमने उसे 10 रुपए का रिबेट दे दिया, तो बेटा रिबेट डेबिट हो जाएगा 10 से, और हमारे बिल्स रिसीवेबल की पेमेंट आ गई 2000 रुपए की। बोलो डन है जी। बेटा लास्ट पॉइंट जरा ध्यान से सुनना। लास्ट पॉइंट कहता है कतरक की एक्सेप्टेंस है पटेल को। कतरक की एक्सेप्टेंस यानी हमारे लिए बिल्स पेबल है, किसको है? पटेल को, 5000 रुपए का। और मोदी की एक्सेप्टेंस है कतरक को, ये हमारे लिए बिल रिसीवेबल है। बिल्स पेबल, बिल रिसीवेबल फॉर अ सिमिलर अमाउंट वाज ड्यूली डिस्चार्ज। ओए होए होए, हमने अपने बिल पेबल की पेमेंट बिल रिसीवेबल से कर दी। इसका मतलब बेटा बिल्स पेबल की पेमेंट हो गई, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और कैसे हुई है बिल्स पेबल की पेमेंट? हमने बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया, तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब अपने बिल्स पेबल की पेमेंट करने के लिए हमने अपना बिल रिसीवेबल उठाकर दे दिया, तो बीपी डेबिट हो जाएगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 25। अब मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 26 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 26 बिल सेंट फॉर कलेक्शन को समझने के लिए बड़ा ही सुपर्ब क्वेश्चन है। ये कहता है सबसे पहली बात एंट्री पास करनी है सिर्फ एक ही बुक्स में। ए ने बी को गुड्स बेचे, तो बेटा पहली एंट्री होगी बी टू सेल्स। ठीक है जी, या चलो मैं आपको नीचे दिखा देता हूं एंट्री पास की हुई। बी टू सेल्स 36,470, तो देखो बेटा बी टू सेल्स 36,470। इसके बाद क्या हुआ? 2 बिल बनाए गए, 16,470 का एक महीने का और 20,000 का दूसरे महीने का, तो BR1 डेबिट BR2 डेबिट टू बी 16,470 20,000, BR1 डेबिट BR2 डेबिट टू बी अकाउंट 36,470 रुपए। फिर बी ने दोनों बिल एक्सेप्ट कर लिए। 5 जून को ए ने दोनों बिल बैंकर को भेज दिए कलेक्शन के लिए। बेटा कलेक्शन के लिए भेज दिए तो एंट्री पास होगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 टू BR2। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR1 टू BR2, 5 जून को भेज दिया।
इसके बाद द फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेड, बेटा पहले बिल की पेमेंट भी आ गई, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 16470 से, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन 16470 से। अब बच गया सेकंड बिल 20,000 वाला। बट ड्यू टू टेम्परेरी डिफिकल्टीज बी कहता है कि मैं सेकंड बिल की पेमेंट नहीं दे पाऊंगा, बेटा नहीं दे पाएगा, और साथ साथ 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़े। तो अब एंट्री क्या पास होगी? पहली बात, जैसे ही बिल डिसऑनर हुआ हम बी को अपना डेटर बना लेंगे, बी डेबिट हो जाएगा। बिल था किसके पास? कलेक्शन एजेंसी के पास, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट करेंगे, और 20 रुपए के नोटिंग चार्जेस भरने हैं तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा एंट्री हो गई बी डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, 20 रुपए, 20,000, 20,000, 20 रुपए। ठीक है। अब क्या हुआ, बी ने हाउएवर 16 अगस्त को ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि बी 8,020 रुपए अभी के अभी कैश में दे देगा। तो बेटा बी ने 8,020 रुपए कैश दे दिए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बी कितने से हो गया? 8,020। बेटा देने थे 20,020 पर उसने दिए 8,020, अभी भी 12,000 रुपए बच गए। ये 12,000 के बदले एक नया बिल बनाया गया 12,480 का, बेटा इसका मतलब 480 रुपए इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू किया, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, देखो बी टू इंटरेस्ट 480 से, और उसके बाद एक नया बिल बना दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ये तीसरा बिल है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 12,480, 16 अगस्त को बिल बन गया। इसके बाद ए ने ये बिल फिर से कलेक्शन के लिए भेज दिया, तो एंट्री हो जाएगी बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR3। 1 अक्टूबर को बी आया और कहता है 12,240 ले और बिल को खत्म करो। ठीक है बेटा, तो पहले तो बिल्स भेजने की एंट्री होगी, क्या? बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR3 12,480। अब ए पहले ही आ गया पैसे देने के लिए बी, तो वो बिल रिटायर करना पड़ेगा। बेटा बिल रिटायर होगा, 12,240 आ गए, 240 का रिबेट दे दिया, पर क्योंकि मेरे पास बिल नहीं था, अगर बिल मेरे पास होता तो BR क्रेडिट होता, पर बिल कलेक्शन एजेंसी के पास है, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन क्रेडिट हो जाएगा 12,480 से। बेटा ये है हमारा बिल सेंट फॉर कलेक्शन को समझने का एक बहुत ही सुपर क्वेश्चन, और इसके अंदर बहुत सारी एंट्रीज कवर्ड हो जाती हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। बेटा अब मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये कहता है रीटा ने सीरीमैन के 1 लाख रुपए देने थे। 1 अक्टूबर को रीटा ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया सीरीमैन से 3 महीने का। तो बेटा हमने किसकी बुक्स में एंट्री पास करनी है? हमने पास करनी है सीरीमैन की बुक्स में बुक, तो सीरीमैन के लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल टू रीटा 1 लाख रुपए का। फिर इसके बाद सीरीमैन ने जाकर ये बिल बैंक से 99,000 में डिस्काउंट करवा लिया, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू BR 99, 1 और 1 लाख। इसके बाद बिफोर द ड्यू डेट रीटा आई सीरीमैन के पास, कहती है बिल रिन्यू कर दो। भाई रिन्यू से पहले बिल को क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर, और डिसऑनर के केस में सीरीमैन रीटा को फिर से अपना क्या बनाएगा? डेटर। तो बेटा रीटा को डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा। बैंक को क्यों? क्योंकि BR किसके पास था? बैंक के पास, 1 लाख रुपए से। डन। फिर रीटा कहती है 50,000 तो अभी के अभी ले लो इंटरेस्ट के साथ, और इंटरेस्ट किस पे होगा? रिमेनिंग अमाउंट पे। बेटा 50 अभी दे रहा है, तो रिमेनिंग भी कितना बच गया? 50। 50,000 का 12% होता है 6,000, पर 3 महीने का हो जाएगा 1,500 रुपए। तो पहले हम 1,500 ड्यू करने की एंट्री पास करेंगे, रीटा टू इंटरेस्ट 1,500, और फिर उससे 51,500 रुपए का कैश ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रीटा 51,500, और नया बिल बना देंगे BR2 डेबिट टू रीटा 50,000 रुपए से। लेकिन 3 महीने बाद पता चलता है कि रीटा तो इंसॉल्वेंट हो गई है। बेटा इंसॉल्वेंट हो गई तो पहले बिल डिसऑनर करना पड़ेगा, रीटा डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस बार बिल रिसीवेबल मेरे पास था और मैंने रीटा को फिर से अपना डेटर बना लिया, और अब उससे सिर्फ 40 पैसा इन्हें रुपया आ पाएंगे, तो 20,000 आ गए, 30,000 के बैड डेट्स हो गए। बेटा ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पर 5 नंबर के लिए कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। इसके बाद मेरा आखिरी क्वेश्चन है अकोमोडेशन बिल का, जो पेपर में 10 से 15 नंबर का आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 28। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है सुरेश ने बिल ड्रॉ किया 15,000 का अनूप के ऊपर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक वर्किंग नोट बनवाया था। सबसे पहले बिल नंबर 1, बिल नंबर 1 का अमाउंट है 15,000। ठीक है जी, 3 महीने का बिल सुरेश ने अनूप को रिटर्न कर दिया। सुरेश ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 14,700, तो बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए 300 के, 14,700 में डिस्काउंट करवाया, जिसमें से उसने 1/3 अनूप को दे दिया। तो बेटा सुरेश ने 1/3 पैसा अनूप को दे दिया, तो इसका मतलब अनूप के पास पहुंच गए 4900, सुरेश के पास रह गए 9800। अब इसका मतलब ये रेशो है दोनों की, देखा जाए तो 2:1, तो ये जो डिस्को चार्जेस हैं
ये भी 2:1 में डिवाइड हो जाएंगे। डिस्को चार्जेस मतलब डिस्काउंटिंग चार्जेस 200 और 100, तो बेटा ये हो गया 10,000 और ये हो गया 5,000। डन है जी। अब इसके बाद ड्यू डेट पर क्योंकि दोनों के पास पैसे नहीं थे तो एक नया बिल बनाया गया, बिल नंबर 2, जिसका अमाउंट है 17,500 रुपए। इसके डिस्काउंटिंग चार्जेस है 400 रुपए क्योंकि इसे 17,100 में डिस्काउंट करवा लिया गया। बेटा इस 17,100 से पहले बिल नंबर 1 की पेमेंट करी गई। बिल नंबर 1 यानी कि सुरेश के 10,000 और अनूप के 5,000। बेटा ये निकाला हुआ आपने, बिल नंबर 1 में सुरेश के 10,000 है, अनूप के 5,000। इसके बाद बाकी पैसा बच गया, रिमेनिंग अमाउंट 2,100 रुपए। बेटा अगर 17,100 में से 15,000 रुपए की बिल नंबर 1 की पेमेंट हो गई तो बचा हुआ अमाउंट कितना रह जाएगा, 2,100। इस 2,100 में से अनूप ने सुरेश को 2,825 दे दिए। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई 2,100 में से 2,825 कैसे दे सकता है भाई, मतलब 2,100 पूरे दे दिए और 725 अपनी जेब से दे दिए, तो -725 अनूप के पास आ गए। ठीक है, अब बेटा इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम इसको टोटल देखें तो अब इसके टोटल में सुरेश के पास आ गए 12,825 रुपए और अनूप के पास आ गए 4,275 रुपीज। बेटा 10,000 प्लस 2,825 12,825 और 5,000 माइनस 725 4,275। बेटा इन दोनों की रेशो आती है 3:1। तो अब ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस है 400, ये 3:1 में बटेंगे, यानी 13,125 इसका हो गया और 4,375 इसका हो गया। बेटा पहले तो आपको ये दो वर्किंग नोट को बहुत ढंग से समझना है। अगर आपके पास ये दो वर्किंग नोट की कैलकुलेशन पहले नहीं करी हुई है आपने कभी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। 1 2 3 4 5। चलिए मैं आपको बिल नंबर 2 एक बार फिर से समझाता हूं। बिल नंबर 1 तो बहुत आसान था, बिल नंबर 2 एक बार फिर से समझाता हूं। 17,500 का बिल था, उसमें से 400 रुपए के डिस्काउंटिंग चार्जेस बच गया 17,100। उसमें से हमने पहले पुराना बिल पे किया 15,000 का, जिसमें से 10,000 सुरेश के थे और 5,000 अनूप के थे। बाकी पैसा बच गया 2,100। 2,100 में से अनूप ने सुरेश को दिया 2,825, मतलब अनूप के पास खुद बच गए -725। अब हमने टोटल किया तो बिल नंबर 1 का 10,000, बिल नंबर 2 का 2,825 सुरेश के पास है यानी 12,825, बिल नंबर 1 का 5,000 और बिल नंबर 2 का -725 अनूप के पास है, तो 4,275। रेशियो आती है 3:1। तो जो 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस थे वो 3:1 में बांट दिए, 13,125 और हमारे पास 4,375 आ गया। अब बेटा बारी आई जर्नल एंट्री की। मैं आपको लिखी तो सुरेश की बुक्स में, पर मैं आपको अनूप की बुक्स में भी जर्नल एंट्री बताते हुए चलूंगा। बेटा सबसे पहले सुरेश एंट्री पास करेगा बिल नंबर 1 बनाने की, BR1 डेबिट टू अनूप। बेटा अनूप करेगा सुरेश डेबिट टू बिल्स पेबल। ठीक है, 15,000 से। ये जो मैं लिख रहा हूं ये अनूप की बुक्स में एंट्री है, अनूप, राइट। अब बेटा इसके बाद सुरेश ने बिल डिस्काउंट करा लिया, अनूप को ये एंट्री पास नहीं करेगा। इसके बाद सुरेश ने कुछ पैसा ट्रांसफर कर दिया, किसको, अनूप को, 1/3। तो ये करेगा अनूप डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंटिंग चार्जेस। बेटा वो करेगा बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि उसके पास पैसा आया 4,900। उसको डिस्काउंटिंग चार्जेस बियर करने पड़ गए 100 रुपए, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100 टू सुरेश 5,000 रुपए। डन। बेटा अब इसके बाद बिल की ड्यू डेट आई, पर बिल की ड्यू डेट जब आई तो दोनों के पास पैसे नहीं थे, एक नया बिल बनाया। इस बार बिल बनाया अनूप ने, तो अनूप एंट्री पास करेगा BR2 डेबिट टू सुरेश 17,500 से। और बेटा ये क्या करेगा, अनूप डेबिट टू बिल्स पेबल 17,500 से। अब ये बिल जाकर सुरेश ने डिस्काउंट, अनूप ने डिस्काउंट करवा लिया, तो बेटा अनूप एंट्री पास करेगा बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू BR2 17,100 400 17,500। बेटा अनूप को, सुरेश को एंट्री पास नहीं करेगा, तभी देखो कोई एंट्री यहां पे नहीं है। इसके बाद इसने पुराने बिल की पेमेंट कर दी, तो ये एंट्री पास करेगा बिल्स पेबल डेबिट टू बैंक 15,000। बेटा अगेन ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। उसके बाद सुरेश के, अनूप क्या करेगा, सुरेश को पैसे देगा, एंट्री पास करेगा सुरेश डेबिट टू बैंक, और बेटा पैसे देगा कितने, 2,825, और साथ साथ ट्रांसफर करेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस
300 रुपए के, मतलब 3125। तो बेटा ये देखो 18 जुलाई को बैंक डेबिट 2825, डिस्काउंट डेबिट 300 और अनूप हो गया 3125। अब दूसरे बिल की ड्यू डेट आई, बेटा बिल डिसऑनर हो गया, बिल डिसऑनर हो गया तो ये एंट्री पास करेगा कि सुरेश से पैसे लेने हैं, सुरेश डेबिट 17500 टू बैंक, क्योंकि इसने बैंक को पैसे देने हैं, इसने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया हुआ था 17500। बेटा ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू अनूप 17500। अब ये अनूप को पैसे देगा आधे, 13125 में से 6562 दे दिया, बाकी डेफिशिएंसी में चला गया। बेटा उसके लिए हो जाएंगे बैड डेट्स, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सुरेश, उसको 13125 में से 6562.5 मिल गए और 6562.5 उसके भी बैड डेट्स हो गए। बेटा ये जो मैंने लिखी है ये आपके सामने अनूप की बुक्स में एंट्री मैंने पास कर दी है। ठीक है जी, अगर आप देखना चाहते हो इसे एक बार तो ये देख लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बेटा इसी के साथ हमारे आज के 14 नंबर क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर में 20 से 25 नंबर के आसपास के आ सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तभी आपको पार्ट 3 मिलेगा, क्योंकि बेटा कमेंट होगा तो पार्ट 3 बनाने में मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा और जो नया व्यूअर आएगा उसे भी पता लगेगा कि उसको ये वीडियो देखनी है या नहीं देखनी है। ठीक है जी, पार्ट 3 में हम 2 या 3 चैप्टर्स और बेटर कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।